नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के द्वितीय अध्याय प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले के क्लास में आपने अपवर्तन के बारे में जाना था और अपवर्तन के साथ साथ आपने जो अपवर्तन के लिए आवश्यक पारदर्शी माध्यम होते हैं उसका वर्गीकरण भी पढ़े थे। और वहां आपने देखा था कि अपवर्तन के लिए जो दो पारदर्शी माध्यम होता है उसे सघन माध्यम और विरल माध्यम में बांटा गया है। और फिर हम लोग यह भी देखे थे कि प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर विचलित होती है, लेकिन जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या अभिलंब के नजदीक विचलित होती है। इन सभी बातों को जिक्र करते हुए हम लोग पिछला क्लास के बाद अब आते हैं उसी अपवर्तन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। परीक्षा के दृष्टिकोण से खास करके ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों इससे पूछा जाता है। और आप जब टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा कि लगभग हर एक बोर्ड परीक्षाओं में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए, बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए ध्यान से इसको समझना है सभी लोगों को। आज का टॉपिक हमारा अपवर्तनांक है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, अपवर्तनांक अंग्रेजी में इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक यह एक तरह का अनुपात है, यह एक प्रकार का अनुपात है, रेशियो है। और किसका अनुपात है इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल और किसी खास माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब इसको समझा जाए कि निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल। अब यहाँ बात आती है कि प्रकाश की चाल क्या है। तो आप जानते हैं प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है और यह भी अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चाल से गमन करती है। आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, जहां प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे, वहां आपने पढ़ा था कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। और हम लोगों ने यह भी जाना था कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात या शून्य वैक्यूम में होता है। निर्वात का तात्पर्य है, निर्वात का अर्थ है कि वैसा खाली स्थान, वैसा रिक्त स्थान जहां हवा भी नहीं हो, जहां वायु भी नहीं हो। मतलब जिस स्थान पर पूर्ण रूप से जिस स्थान को खाली कर दिया जाए, यहां तक कि वहां की वायु को भी खाली कर दिया जाए, तो वैसे स्थान को ही निर्वात कहा जाता है, वैक्यूम कहते हैं। और उस निर्वात या शून्य, शून्य मतलब कुछ नहीं, तो वैसे स्थान को ही निर्वात कहते हैं। और निर्वात या शून्य में, वैक्यूम में प्रकाश की चाल मैक्सिमम होती है, सबसे अधिक होती है। उसके बाद फिर वायु में थोड़ा सा कम हो जाएगा, पानी में कम होगा, कांच में कम होगा। इस तरह से जैसे जैसे हम लोग अलग अलग माध्यमों में जाएंगे तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होगी। लेकिन हम सबों को याद रखना है कि निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। और कितनी होती है यह भी आपने पढ़ा था, फिर भी मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड होता है। अगर किलोमीटर पर सेकंड में दिया रहेगा तो 3 × 10⁵ करेंगे तब याद रखेंगे। अगर मीटर प्रति सेकंड में है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वैसे चूंकि चाल या वेग का जो एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट है, वह मीटर प्रति सेकंड है, इसलिए हम लोगों को ये पहले वाला वैल्यू ही ज्यादा याद रखना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। न्यूमेरिकल्स बनाते समय इसी मान का मैक्सिमम यूज होता है। तो आइए अब समझने का प्रयास कीजिए कि यह अपवर्तनांक दरअसल क्या है। कि निर्वात या शून्य में जो प्रकाश की चाल है वो तो फाइनल है कि वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा, फिक्स है। अब जिस माध्यम का आपको अपवर्तनांक निकालना रहेगा, जैसे कांच का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक, जिस किसी भी माध्यम का आपको अपवर्तनांक निकालना रहेगा तो उस माध्यम के में जो प्रकाश की चाल है, क्योंकि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग है। कांच में प्रकाश की चाल भिन्न है, वायु में प्रकाश की चाल भिन्न है,
पानी में प्रकाश की चाल भिन्न है। इस तरह से जितने भी पारदर्शी माध्यम है तो सबों में प्रकाश की चाल एक जैसी नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ अंतर होता है प्रकाश की चाल में। तो अलग अलग माध्यमों में जो प्रकाश की चाल है, तो उस किसी एक माध्यम का, जैसे अगर आपको कहता है कि कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो करना क्या है, निर्वात या शून्य में जो प्रकाश की चाल है वो तो फाइनल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो रहेगा ही। अब कांच का अपवर्तनांक अगर कहता है तो हम लोग कांच में जितना प्रकाश की चाल है उससे भाग दे देंगे या दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपको कांच का अपवर्तनांक ज्ञात हो जाएगा। आइए देखिए, सूत्र लिखा गया है अपवर्तनांक इक्वल टू निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल बटे किसी खास माध्यम में प्रकाश की चाल। यहाँ खास माध्यम का मतलब क्या है कि जिस माध्यम का आपको अपवर्तनांक निकालने के लिए कहा जाएगा उसी माध्यम में प्रकाश की चाल नीचे में रखेंगे। अगर पानी का अपवर्तनांक कहता है निकालने के लिए तो निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल बटे ये जो किसी खास शब्द यहाँ देख रहे हैं, इस किसी खास के जगह पर आपको जिस माध्यम का कहेगा अपवर्तनांक निकालने उसको पुट कर देना है। तो पानी का कहेगा तो पानी में प्रकाश की चाल, तो किसी खास माध्यम का यहाँ मतलब हो गया कि जिस पदार्थ का कहेगा अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए किसी खास माध्यम की जगह उसको रख देना है। अगर कहता है कि जैसे केरोसिन जो मिट्टी का तेल होता है, क्योंकि मिट्टी का तेल भी पारदर्शी होता है, उसके आर पार दिखाई देता है, तो वह भी एक पारदर्शी माध्यम है। अगर कहेगा केरोसिन का अपवर्तनांक तो सूत्र हो जाएगा निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल बटे केरोसिन में प्रकाश की चाल। इस तरह से जिसके हीरा डायमंड को आपने नाम तो सुना होगा, हो सकता है कुछ लोग खुशकिस्मत होंगे तो देखे भी होंगे, तो उस हीरा डायमंड जो होता है वह भी पारदर्शी होता है। अगर कह देगा हीरा का अपवर्तनांक तो निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल अब बट्टे में हो जाएगा हीरा में प्रकाश की चाल। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल और किसी खास माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात ही उस खास माध्यम का अपवर्तनांक होता है। और अपवर्तनांक को और कई तरीके से ज्ञात किया जाता है, जिसके बारे में आप ऊपर की कक्षाओं में और विस्तृत रूप में जानेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जो उसका एकदम बेसिक रूप था उसको हम लोग समझने का प्रयास किए हैं। इस प्रकार से आप अपवर्तनांक पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स भी आता है, सवाल भी हल करने के लिए रहता है, उस पर भी आगे हम लोग इसी टॉपिक में आज के क्लास में चर्चा करेंगे, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिए। और इतना इंपॉर्टेंट ये दो प्रश्न जिस पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यह इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आप इसको अगर ठीक से समझ लें तो मेरे अंदाज से बोर्ड परीक्षा में अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है तो आसानी से उसको हल कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि अपवर्तनांक का सूत्र हो गया निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल बटे किसी खास माध्यम में प्रकाश की चाल। अब इस सूत्र का उपयोग करके आगे हम लोग अपवर्तनांक भी ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आइए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जैसे निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल होगी तो वह तो फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब प्रकाश की चाल होगी तो उसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होगा। अगर किसी खास माध्यम में आप प्रकाश की चाल लेते हैं, पानी में, वायु में, कांच में, बेंजीन में या फिर डायमंड में, हीरा में, किसी भी माध्यम में लेते हैं प्रकाश की चाल, तो उसका भी मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड। तो ऊपर में भी मीटर प्रति सेकेंड में चाल और नीचे में भी मीटर प्रति सेकेंड में चाल। तो अब आप समझ रहे होंगे कि मीटर प्रति सेकेंड और मीटर प्रति सेकेंड दोनों कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उस स्थिति में क्या होगा, मात्रक कुछ नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज आप याद रखिएगा कि अपवर्तनांक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई मात्रक नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए लिखा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अपवर्तनांक एक समान राशियों का अनुपात है। एक समान राशि का मतलब ऊपर में भी चाल और नीचे में भी चाल, तो चाल बटे चाल हो जाएगा, तो दोनों एक समान राशि हो गया। तो एक समान राशि का जैसे ही कहीं पर अनुपात होगा तब उस भौतिक राशि का कोई मात्रक, कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए लिखा गया है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का आप सभी लोग कि अपवर्तनांक जो है वो एक समान राशियों का अनुपात है, इसलिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक, कोई यूनिट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि अपवर्तनांक निकाल करके आप मीटर प्रति सेकंड लगा दीजिए उसके आंसर में।
अपवर्तनांक निकाल करके आप किलोमीटर प्रति सेकंड लगा दीजिए। तो ऐसा कुछ भी करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अपवर्तनांक एक समान राशियों का अनुपात है, इसलिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये अपवर्तनांक था। और मुख्य रूप से आपको याद रखना है अपवर्तनांक के लिए कि ऊपर में जो निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल रहेगी यह हमेशा फिक्स रहेगा, ये निश्चित रहेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये फाइनल है, इसके मान में कोई बदलाव नहीं होगा। केवल नीचे वाला जो मान है, जो किसी खास माध्यम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिस माध्यम का अपवर्तनांक रहेगा निकालने के लिए, उसके प्रकाश के चाल को यहाँ लिख देना है नीचे, और दोनों का अनुपात निकाल देना है। जो अनुपात होगा वही उस माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कुछ प्रश्न जो इस अपवर्तनांक से रिलेटेड है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, हीरा जिसको डायमंड कहते हैं का अपवर्तनांक 2.42 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। कई बार मुझे लग रहा है कि कम से कम बहुत बार ऐसा हुआ है कि बोर्ड परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है कि हीरा का जो अपवर्तनांक है वह 2.42 है, और इस कथन का क्या अभिप्राय है, इस कथन से आप क्या समझते हैं, इस कथन का क्या तात्पर्य है, यह हम लोग जानने का प्रयास करेंगे आज। अब देखिए, अभी हम आपको बता रहे थे कि अपवर्तनांक बराबर सूत्र है निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल बटे किसी खास माध्यम में प्रकाश की चाल। अगर हीरा का अपवर्तनांक आपको दे दिया गया है 2.42, इसका मतलब है निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल, और ये किसी खास माध्यम के जगह हीरा दे देंगे। तो निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल और हीरा में प्रकाश की चाल का जो अनुपात निकालेंगे वही अनुपात आपको प्राप्त होगा 2.42 2.42। देखिए वही चीज यहाँ आंसर में लिखा गया है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का अभिप्राय, अभिप्राय मतलब हो गया अर्थ, मीनिंग, इस कथन का अभिप्राय यह है कि निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल और हीरा में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 होता है। मतलब आप अपने टेक्स्ट बुक में जाएंगे, वहां कई पदार्थों के, कई पारदर्शी माध्यमों के अपवर्तनांक को दिया गया है। उन मानों को आपको रटना नहीं है, बस उसको समझना है, देखना है कि किसका अपवर्तनांक अधिक है, किसका कम है। इन सभी चीजों को अवलोकन करना है, उसमें रिलेशन स्थापित करना है, तो आपको ये सब बात समझ में आ जाएगी। अगर ये हीरा में अपवर्तनांक दिया हुआ है 2.42 है, तो इसका मतलब हो गया कि निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल और हीरा में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होगा उसका मान 2.42 के बराबर होगा। यही तात्पर्य हो गया। इसी तरह से सोचिए, अगर आपको एक दूसरा क्वेश्चन और दे दे कि पानी का जो अपवर्तनांक होता है, जैसा कि हम लोग टेक्स्ट बुक देख पा रहे हैं, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे आपको कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इस कथन का क्या तात्पर्य है, तो फिर हम लोग कहेंगे कि निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल और पानी में प्रकाश की चाल का अनुपात 1.33 है। अगर कहता है कि कांच का अपवर्तनांक 1.66 है, इसका मतलब निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात 1.66 होगा। जिस माध्यम का अपवर्तनांक रहेगा, आप देखिए यहाँ एक बहुत गजब का टेक्निक है, ट्रिक है कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, तो मतलब जवाब भी क्वेश्चन में छुपा हुआ है, बस उसको एडजस्ट करके लिखना है हम लोगों को। क्या लिखना है, देखिए हम उसी क्वेश्चन से जवाब ले लिए हैं, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का अभिप्राय यह है कि निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल, ये तो सूत्र से आपको याद रखना है कि ऊपर में हमेशा रहेगा निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल, बट किसी खास माध्यम, तो खास माध्यम चूंकि यह किसका अपवर्तनांक है, यह हीरा का अपवर्तनांक है, तो इसका मतलब हो गया किसी खास माध्यम की जगह यहाँ कौन आ जाएगा, हीरा आ जाएगा, इसलिए लिखें। और हीरा में प्रकाश की चाल, बट्टे जो कहते हैं उसी को अनुपात कहते हैं, तो प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 होता है। तो प्रश्न में ही हमारा उत्तर छुपा हुआ है, केवल यहाँ मायने रखता है कि आप बातों को किस ढंग से समझते हैं और कैसे उसको लिख पाते हैं आंसर को। तो मेरे अंदाज से अब इस तरह से किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक अगर आपको दे दे और कहेगा कि इस कथन से क्या समझते हैं, इस कथन का क्या अर्थ हुआ, इस कथन का क्या तात्पर्य हुआ, तो आप आसानी से उस कथन के तात्पर्य को या अर्थ को लिख सकते हैं,
क्योंकि इस तरह के प्रश्न में ही जवाब छुपा हुआ रहेगा। और आप यकीन मानिए इस प्रश्न को कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। मतलब अगर रेगुलर सब हर एक साल नहीं कहें तो एक साल छोड़ एक साल तो ये पूछता ही है। इसलिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग इस तरह के प्रश्न की प्रैक्टिस कर लेंगे घर में। अब आते हैं एक दूसरा और प्रश्न जो इसी अपवर्तनांक से रिलेटेड है, उसको देखते हैं। देखिए नीचे दिख रहा होगा यहाँ दूसरा प्रश्न है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। अब प्रकाश, जो प्रकाश की किरण है वह वायु से आ रहा है कांच में, वायु विरल हो गया, कांच सघन हो गया, ठीक है। वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। अब देखिए अपवर्तनांक दे दिया है, कांच के प्लेट का अपवर्तनांक केवल दिया है और वायु से आ रहा है। आपको क्या बताना है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। ध्यान से देखिए इसको, तो कांच का अपवर्तनांक, पहले सूत्र हम लोग बनाएंगे कि कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल अब बटे कांच में प्रकाश की चाल। चूंकि कांच का अपवर्तनांक है तो यहाँ कांच में प्रकाश की चाल हो जाएगी। अब अपवर्तनांक आपको सवाल में ही दे दिया है 1.50, तो देखिए कांच का अपवर्तनांक की जगह दे दिए 1.50। ये निर्वात में प्रकाश की चाल फाइनल है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। इसको एकदम लिख दिए जो मान पहले से हम लोगों को ज्ञात है। अब बटे में कांच में प्रकाश की चाल छोड़ दिए क्योंकि यही तो हम लोगों को ज्ञात करना है। अब आप समझिए ये जो समीकरण बना 1.50 इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटे कांच में प्रकाश की चाल, अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुना करते हैं, तो क्या होगा, ये कांच में प्रकाश की चाल यहाँ चली जाएगी और 1.50 नीचे आ जाएगा। देखिए वही चीज यहाँ किया गया है, अतः कांच में प्रकाश की चाल, ये जो कांच में प्रकाश की चाल थी इसको ऊपर कर दिए बाएं तरफ, ये ऊपर आ गया, तो ये 1.50 इसके नीचे में आ जाएगा। देखिए यहाँ क्या हो गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड था, बटे में 1.50 हो गया। दशमलव उड़ाए, दशमलव के बाद 2 अंक था तो यहाँ 100 से ऊपर में गुना हो गया। समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब क्या हुआ कि ये 100 से जो गुना हुआ तो इसको हम लोग कैसे कैंसिल किए, 3 से कैंसिल किए, 3 से भाग दिए 150 में तो 50 हो गया, 50 × 150, फिर इस 50 से भाग दिए 100 में तो 50 दूनी 100, 2 बार में कट गया, इधर सब कट गया, ये कट के 2 हो गया, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वही लिखा गया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस तरह से ये उत्तर हो गया। मतलब कांच में प्रकाश की चाल का मान जो है वो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, कहीं कोई जटिलता नहीं है, आप सभी लोग इसको समझ सकते हैं। और इस तरह का और भी प्रश्न अगर आपको मिले, जो लोग खास करके न्यूमेरिकल्स की बुक अलग से रखे होंगे या किसी प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक होगी आपके पास, तो आप देखिएगा उसमें इस तरह का सवाल का कलेक्शन दिया गया है, वहां से आप इस टाइप का कुछ सवाल बना सकते हैं। मैं एक बार और आपका ध्यान आकृष्ट करवाता हूं इस सूत्र की तरफ कि निर्वात में प्रकाश की चाल तो फाइनल है, हमेशा आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही रखना है, वो तो फाइनल है। अब देखिए अगर कांच में प्रकाश की चाल मतलब किसी खास माध्यम में प्रकाश की चाल अगर दी गई है तो इस दोनों के अनुपात से हम लोग अपवर्तनांक ज्ञात कर लेंगे, या अपवर्तनांक दिया गया है तो फिर उस माध्यम में प्रकाश की चाल भी निकल जाएगी, जैसा कि अभी हम लोग निकाले। तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके 2 चीज ज्ञात कर सकते हैं, किसी खास माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं या उस खास माध्यम में प्रकाश की चाल भी ज्ञात कर सकते हैं। हमने दोनों तरह के प्रश्नों का अभी यहाँ पर हल करने का, दोनों तरह के प्रश्नों का प्रैक्टिस किए हम लोग और उसको हल करने का प्रयास किए। आप अपने घर में जो आपके पास बुक होगी फिजिक्स की, वहां से आप इस तरह के प्रश्नों को निश्चित रूप से प्रैक्टिस करेंगे हल करने का, तो समझने में और सुविधा होगी, आसान होगा। हाँ, अगर कहीं परेशानी होती है तो आप निश्चित रूप से हमें कमेंट्स करके बताएंगे या फिर फोन करके बात अपनी रख सकते हैं। और आपके बुक में जो टेक्स्ट बुक है इसमें कुछ पदार्थों का जो हमने शुरू में बताया कि वो अपवर्तनांक दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान दिया गया है, लेकिन उसको याद नहीं रखना है। फिर भी आप अपने फेयर नोटबुक में इन मानों को अगर नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, मैं बता देता हूं कि आपकी जो एनसीईआरटी किताब बुक है उसके पेज नंबर 193 193 पृष्ठ संख्या पर 193 पेज नंबर पर
अपवर्तनांक दिया गया है कुछ पदार्थों का, उसको नोट कर लेंगे तो उसको अध्ययन करने में सुविधा होगी। और फिर इस तरह से और एक दो सवाल जो मिलेगा आपको उसका भी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में और सब जो सवाल होगा उसको आप खूब आसानी से सरलता से समझ सकते हैं। तो अब चूंकि आज हम लोगों का समय अब समाप्ति की तरफ है, इसलिए आज का क्लास हम समाप्त करेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप एकदम जब भी किसी वीडियो को देखें तो शुरू से अंत तक देखें, क्रमबद्ध रूप से शांति से बैठ करके देखें। जब भी आपके पास फुर्सत का समय हो, आप शांत हों, अस्थिर हों, तभी क्लास को देखें। समय नहीं मिले तो पहले घर के अन्य कामों को आप कर लें, जब सबसे ज्यादा फुर्सत का समय रहे तब आप इस क्लास को देखिए, तो निश्चित रूप से आप समझेंगे। सिस्टमेटिक देखिए, और अगर क्लास पसंद आती है तो अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी कीजिए, उनको बताइए भी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर जहां हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से विज्ञान का पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में और सभी चैप्टर की भी पढ़ाई होते जाएगी, वीडियो अपलोड किया जाएगा। आप लोग केवल चैनल पर एकदम सीरियसली बने रहें ताकि आपको सारा चीज मिलता रहे, सारी वीडियो आपको प्राप्त होती रहेगी, जिसके कारण आप आसानी से सभी चीज को देख पाएंगे। तो आज हम लोग अपना क्लास यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे अगले दिन फिर इसी तरह का और रोचक टॉपिक लेकर के। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।